नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से ही बड़ी खबर के साथ। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला हुआ है। नागपुर के काटोल में जब वो चुनावी सभा के बाद लौट रहे थे, वहां पर उनकी कार पर लोगों ने पत्थर फेंके और इस पत्थरबाजी में अनिल देशमुख के सर पर चोट लगी है। तस्वीरें भी सामने आई है जहां उनके सर से खून निकलता हुआ दिख रहा है। काटोल के ही एक अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख पर हमला हुआ है। ये हमला तब हुआ जब वो कटोल नरखेड़ इलाके से अपने घर की ओर जा रहे थे। कहा जा रहा है कि जैसे ही वो बेलफाटा इस त्रिशूरपुर इलाके में पहुंचे, वैसे ही उनकी गाड़ी पर कुछ अज्ञात लोग पथराव करने लगते हैं और जिसके ठीक बाद एक और गाड़ी के जो शीशे हैं वो चकनाचूर हो गए। वहीं दूसरी ओर अनिल देशमुख के सिर पर भी गहरी चोट आई है। फिलहाल अनिल देशमुख को कटोल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। आसपास का माहौल खराब ना हो इसलिए पुलिस की डिप्लॉयमेंट को और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात ये भी है कि आज महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 48 घंटे पहले जो पूरे प्रचार प्रसार का कार्यक्रम था उसे रोक दिया गया है। आज आखिरी दिन था और अनिल देशमुख अपने बेटे सलील देशमुख, जिन्हें उम्मीदवारी दी गई है महाविकास आघाड़ी से कटोल नरखेड़ इलाके से, उनके ही इलाके से जब वो अपने घर की ओर जा रहे थे, उन पर इस प्रकार पथराव किया गया है, उन पर हमला किया गया है, जिसके चलते इलाके में पुलिस की बंदोबस्ती और दूसरी ओर पुलिस की पड़ताल शुरू हो चुकी है समझने के लिए कि आखिर ये अज्ञात लोग कौन थे। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो वहां पर सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि एक बड़ा समूह वहां पर मौजूद था और जैसे ही अनिल देशमुख की गाड़ी वहां से उस रास्ते पर पहुंचती है जिसे बेलफाटा रास्ता कहा जा रहा है, वहां पर सीधे उनकी गाड़ी पर जोर जोर से पत्थर मारने लगते हैं, जिसके चलते उनकी गाड़ी का जो फ्रंट का शीशा है बोनेट के ऊपर वो पूरे तरीके से चकनाचूर हो जाता है और सीधे पत्थर अनिल देशमुख के सिर पर लगता है, जिसके बाद से उनके सिर से खून निकलने लगता है। कई सारे पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक और जहां इलाके की पुलिस का कहना है कि कोशिश ये की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पर जो महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों में कई बार कटघरे में खड़ी हुई है, इस बार वो ना बिगड़े और ठीक विधानसभा चुनाव के पहले इस प्रकार की घटना होना कहीं न कहीं एक बार फिर महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। और ऐसे में अब इसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र के मौजूदा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ एक्शन लेते हैं और किस प्रकार इस पूरे मामले में और नए मोड़ सामने आते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल पुलिस की कोशिश जारी है कि अज्ञात लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुंबई से सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। किसने सोचा होगा कि शरद पवार की बारामती में कभी शरद पवार या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को रोका जा सकता है, पर इस चुनाव ऐसा हुआ है। बारामती में अजीत पवार के सामने उनके ही भतीजे योगेंद्र पवार खड़े हैं और योगेंद्र पवार के चुनाव प्रचार के लिए प्रतिभा पवार, जो कि शरद पवार की पत्नी है, आजकल वो भी जमीन पर उतरी हुई हैं और इसी क्रम में हाईटेक टेक्सटाइल पार्क जो कि बारामती में है वहां वो पहुंच रही थी, लेकिन गेट के बाहर उन्हें आधे घंटे के लिए रोककर सिक्योरिटी गार्ड ने रखा। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार इस टेक्सटाइल पार्क की अध्यक्ष हैं। सियासी समीकरणों का पलटा खेल भी क्या क्या रंग दिखा सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में कोई देखे। जो शरद पवार अपने गढ़ कहे जाने वाले बारामती में टेक्सटाइल पार्क लेकर आए, आज उनकी ही पत्नी प्रतिभा पवार को अंदर प्रवेश करने से रोका गया। इस वायरल वीडियो में वो सुरक्षा कर्मी से बात करती हुई सुनाई दे रही हैं। वीडियो में प्रतिभा पवार बताती हैं कि वो यहाँ कुछ खरीदारी करने के लिए पहुंची हैं। गार्ड ने उन्हें गेट के बाहर ही रोका और कहा कि उसे अनिल वाघ नाम के व्यक्ति ने गेट न खोलने का निर्देश दिया है। पण नाही, तुम्ही का लावलं? म्हणजे आता आम्हाला बघून लावलं? नहीं, मग वो उसका उधर से फोन आया। किधर से फोन आया? किसका फोन आया? वाघ 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 सचिन वाघ सचिन वाघ कौन है सचिन वाघ? कौन है? अनिल वाघ है, अच्छा, यहाँ के सीईओ है। सीईओ। लेकिन बंद है क्या अंदर सब? हाँ? अंदर चालू है कि बंद है सब? चालू है। चालू है। तो फिर क्यों बंद किया? क्यों? क्यों? अब वो उनको हम क्या है, हम सिक्योरिटी है। तो हम चोरी करने थोड़े आ गए हैं। अब क्या हमको है, कुछ क्या शॉपिंग नहीं है। करना है उनसे यहाँ। फोन हो गया, बात हो गया ना आपको। हमको शॉपिंग करना है यहाँ पे। ये जो बैग्स वाला है ना, उसके पास जाना है।
उनका ऑर्डर लेने का तो बाद में उनको बोलो ना हमको शॉपिंग करना है। हाँ तो बोले ना साहब। आपको बता दें कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती के टेक्सटाइल पार्क की अध्यक्ष हैं। हालांकि इस बहस के कुछ समय के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया और उनसे माफी भी मांगी गई। बाद में टेक्सटाइल पार्क की सिक्योरिटी देख रहे अधिकारी ने सफाई दी कि सुरक्षा कर्मी को नहीं पता था कि वो प्रतिभा पवार हैं। शरद पवार और प्रतिभा पवार की बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने बताया कि इस दौरान उनकी बेटी रेवती भी उनकी मां के साथ मौजूद थी, जिन्हें करीब आधे घंटे तक गेट के बाहर रोक कर रखा गया। टेक्सटाइल पार्क आदरणीय पवार साहब, मेरे पिता ने बारामती में टेक्सटाइल पार्क बनाया था और आज मेरी माँ और बेटी को उसी पार्क के गेट पर 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। उन्हें सुरक्षा गार्ड्स ने अंदर जाने नहीं दिया। ठीक है, अब जब सत्ता वहाँ है तो लोगों के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि टेक्सटाइल पार्क के भीतर राजनीतिक कार्यक्रम के तहत प्रतिभा पवार की महिला श्रमिकों से मिलने की योजना थी, इसलिए उन्हें अंदर जाने से रोका गया। बारामती में इस बार अजीत पवार के सामने उनके भतीजे और शरद पवार के पोते योगेंद्र पवार चुनावी मैदान में हैं। पवार वर्सेस पवार की इस लड़ाई में एक बार फिर से पारिवारिक खींचतान चुनावी हेडलाइन का कारण बने हैं। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बड़ी खबर आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले से, जहां स्वदेशी मेले में सभी मुस्लिम कारोबारियों की दुकानों को खाली कराकर उन्हें बाहर कर दिया गया। मुस्लिम कारोबारियों का कहना है कि दूसरे राज्यों से पैसा जमा करके यहां पर स्टॉल बुक कर वो व्यापार करने आए थे। अब जिला प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए दमोह जिले के तहसील ग्राउंड में स्वदेशी मेला लगा है। अच्छी बातें लिखी हैं, मसलन सभी को समान समझना, लोगों में परस्पर प्रेम और सौहार्द बढ़ाना, समाज के सभी वर्गों में बराबरी का भाव, सभी जाति धर्म और वर्ग के लोग एक साथ एक रस के समान हो जाएं, बिना भेदभाव के आपस में मिलजुल कर रहना। ये भी बताया गया कि इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। पोस्टर देख लिया, अब हकीकत सुनिए। मेरा नाम पूछा है, ये मोहम्मद है, मुसलमान है, और ये दुकान बंद करो। ये 10 दुकान है, 10 दुकान हमारी बंद करो। आयोग का ये कहना है कि मोहम्मदनों को नहीं दी जाएगी, एंट्री नहीं है, और यहाँ से पैक करके जाओ। आपने दुकान किराया भाड़ा हुआ है हमारा 8-10 हज़ार रुपया हुआ है, कुछ देना नहीं है, कुछ लेना नहीं है। मना कर दिए वो जो ऑर्गेनाइजर है, दुकान नहीं लगाओ, पैक कर दो, चले जाओ। 24 तक है मेला। हाँ, अब बोला यहाँ से नहीं। मुसलमानों को सब हटा रहे हैं। ये मुसलमानों के जितने दुकानदार हैं ना, उन्हीं लोग का दुकान बंद करा रहे हैं। और वो अलेसर वाले बोले कि यहाँ मुसलमानों को नहीं लगेगा दुकान। आए कब 15-20 लोग थे। आप कहाँ से आए थे, कितना कर? हम सागर से आए। पड़ोसी दुकानदार भी कह रहे हैं गलत हुआ, मेला सूना हो गया है। हमारे जो मुस्लिम बंधुओं की दुकानें हैं वो एक खाली करवा दी गई। आज तक शहर में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। आज हमारे लोग कश्मीर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, सब लोग आए हैं। आज ये पूरा सामान बंदा पड़ा हुआ है। आखिर ये शहर में कौन जहर घोल रहा है? दमोह कलेक्टर ने शिकायत मिलने पर जांच का आश्वासन दिया है। ये कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम नहीं है, वो स्वदेशी जागरण मंच का कार्यक्रम है। वो किसको कार्यक्रम में बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है। हमको पहले एक बार देख लेना चाहिए कि एक्चुअली मूल जड़ क्या थी इसकी, या फिर ऐसा कोई चीज़ जो भी घटना घटी है, यदि ये घटी है घटना, तो ऐसी घटना आखिर किस कारण से घटी है, इसके बारे में पहले हम जानकारी ले लें, और जानकारी लेने के बाद फिर उसके बाद हम आगे का कदम तय करें कि हमको क्या करना। हालांकि प्रशासन कह रहा है आयोजन सरकारी नहीं है, फिर भी जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को आदेश दिए हैं कि वो बच्चों को मेला घुमा कर लाएं। हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आज 2 बजे से 4 बजे के बीच में हम बच्चों को यहाँ घुमाने ला सकते हैं। तो डीईओ सर की तरफ से लेटर आया हुआ था और बस उसी के तहत हम बच्चों को यहाँ लेकर के आए। सच भी है, ये बातें तो पोस्टर में हैं। पोस्टर किताबी ज्ञान के लिए होता है। अब इन दुकानदारों ने सच मान लिया तो आयोजकों का क्या कसूर। 14 से मेला शुरू था, कई राज्यों से कारोबारी आए हैं, स्टॉल बुक किया, पैसे चुकाए। कम से कम अब पैसे मिल जाएं तो पोस्टर की थोड़ी बहुत इज्जत तो बच जाए। दमोह से आजम खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। दिल्ली एनसीआर गैस चेंबर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर जगहों पर AQI 400 के पार है।
प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 3, ग्रैप 4 को लागू करने में हुई देरी पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, ये कहते हुए कि 3 दिन का इंतजार क्यों करना पड़ा जब 12 तारीख को ही वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी थी। साथ ही ये कहा कि अब अदालत की अनुमति के बिना ग्रैप 4 वापस नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली में आज से ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, लेकिन इसका असर होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। रविवार को AQI 450 तक पहुंचने के बाद ग्रैप 4 लागू करने का फैसला किया गया, लेकिन आज सुबह स्थिति और बिगड़ गई और द्वारका और नजफगढ़ समेत कई जगहों पर AQI 500 और उसके करीब पहुंचता हुआ दिखा। प्रदूषण संकट से निपटने के लिए ग्रैप 4 लागू होने से गाजियाबाद में बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक इकाइयों पर बुरा असर पड़ा है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो प्रभावित हुए दिख रहे हैं, दर दर भटकना पड़ रहा है काम के लिए। दिखाते हैं आपको बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ग्राउंड रिपोर्ट। गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियों के सामने ट्रकों की लंबी कतार लगी है। ग्रैप 4 लागू होने से यहां निर्माण और कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। ऑरियो प्रो तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सचदेव कहते हैं, फैक्ट्री में जरूरी कच्चा माल पूरी तरह आ नहीं रहा है, न ही रेडीमेड सामान बाजार तक पहुंच पा रहा है। दिल्ली NCR इलाके में ग्रैप 4 लागू होने की वजह से गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, वो काफी धीमी पड़ गई है। इसकी वजह यह है कि ट्रांसपोर्टेशन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसका नतीजा ये हुआ है कि यहाँ फैक्ट्रियों में जो कच्चा माल हर दिन पहुँचता था, जो प्राइमरी मटेरियल है प्रोडक्शन के लिए, वो सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है और साथ ही जो माल फैक्ट्रियों में तैयार होता है वो बाजार और क्लाइंट तक नहीं पहुँच पा रहा है और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जो प्रोडक्शन आउटपुट है फैक्ट्रियों का, वो घट गया है। जो ग्रैप 4 अभी लागू हुआ है ये सबसे एक्सट्रीम कंडीशन है। सो ग्रैप 4 के लागू होने से जो हमें मेजर इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे आएगा और आ रहा है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, क्योंकि अब आपकी सारी डीजल व्हीकल्स बंद हो गई, मटेरियल आ नहीं सकता और आपका मटेरियल जा नहीं सकता। इससे पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और उसका मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अपना रॉ मटेरियल जो आपका वेंडर से आता है वो कैसे आएगा? जब रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, सप्लाई चेन आपकी रुक जाएगी, तो जो मटेरियल आप बना रहे हैं वो भी रुक जाएगा। तो अब इंडेफिनेट पीरियड के लिए जब तक कि ग्रैप 4 की ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटती हैं, आपकी कंप्लीट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन दोनों ही बड़े बुरे तरीके से इम्पैक्ट होंगे। ग्रैप 4 लागू होने से बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में लोडिंग अनलोडिंग का काम लगभग रुक गया है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित दिहाड़ी मजदूर हैं। हमें मजदूरी झाड़ी में भी दिक्कत आ रही है काफ़ी, और हमारे घर के व्यवसाय में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये फैक्ट्रियों में अभी काम रुक गया है दिहाड़ी मजदूरों के लिए? जी जी हाँ? बहुत डाउन चल रहा है सर। एक दिन लग रहा है, 4 दिन नहीं लग रहा है। और इस पर हमें लेबर कार्डों पर भी कोई योजना नहीं दी जा रही सरकार द्वारा सर। मौसम खराब है, काम धाम नहीं लग रहा फैक्ट्री में, प्रदूषण की वजह से मजदूर आदमी है 3-3 4-4 दिन खाली बैठ रहे। बच्चों को क्या चीज़ खिलाएं? बढ़ी हुई महंगाई ने इन मजदूरों का संकट और बढ़ा दिया है। अब प्रभावित मजदूर सरकार से मुआवजा की मांग कर रहे हैं। जो सरकार द्वारा मंथन मिलता था, साल का जो 3000 रुपये खर्चा मिलता था लेबर कार्ड पे, वो भी बंद कर दिया गया है जब से गवर्नमेंट ने वर्दियों के रूप में जो मिलता था। आपको सरकार को मदद करना चाहिए, सरकार को मदद करना चाहिए। नहीं हो तो लेबर कार्ड वालों को व्यवसाय में थोड़ा कुछ लाभ दिया जाए, जो साल भर का कुछ खर्चा पानी रूप में निकल जाए इनसे। गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और फिनलैंड में किस तरह से मनाया गया छठ उत्सव, दिखाएंगे आपको खास तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। फिनलैंड में कैसे छठ पूजा संस्कृति उत्सव को मनाया गया, देखिए शक्ति एडम आरुकू की रिपोर्ट।
ये दृश्य है छठ पूजा सांस्कृतिक उत्सव के, जो इस वीकेंड फिनलैंड में धूमधाम से मनाया गया। सूर्य देवता को समर्पित ये पर्व अब भारत की सीमाओं से बाहर भी पहुंच चुका है। फिनलैंड में बिहार झारखंड परिषद ने भारतीय दूतावास के साथ मिलकर छठ की समृद्ध परंपराओं को मनाने के लिए समुदाय को एकजुट किया। It's indeed a pleasure for me to participate in this Chhath Puja celebration in Helsinki at the residence of Manish and Sugandha Kumar. And thank you so much. This is the first time I'm here and wish you all the best. छठ पूजा हम सब के लिए बहुत खास है। ये हमारे दिल के करीब है और इससे अनगिनत यादें बचपन की जुड़ी हुई है। BJPF-RY द्वारा ऑर्गेनाइज्ड ये चौथा छठ पूजा सेलिब्रेशन है। इसको सेलिब्रेट करके हम अपने रूट से कनेक्टेड फील करते हैं, अपने कल्चर से कनेक्टेड फील करते हैं। आज हम सबको बिल्कुल इंडिया फील हो रहा है, अपने घर में फील हो रहा है। Please welcome to the stage our talented dancers. कार्यक्रमों ने सभी का, खासकर फिनिश लोगों का दिल जीत लिया। It was amazing and such a colorful event, you know, in the during so dark November. उत्तरी यूरोप के कई देशों में नवंबर के महीने में रोशनी सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए होती है और ऐसे कार्यक्रम इन उदास दिनों को खुशी से भर देते हैं। हेलसिंकी फिनलैंड से शक्ति रमरपू, NDTV इंडिया के लिए।